हो गया। थोड़ा जल्दी ये करो बाबू, हाथ चलाओ। देखो भाषा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिस्पॉन्सिबल के बाद यहाँ है ना, फॉर राइज इन कैपिलरी। एस कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन कैपिलरी। और वो किधर लग रहा है भाई? तो अपवार्ड लग रहा है। एस कॉस थीटा सरफेस टेंशन तो ऊपर क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे, कॉन्टेक्ट एंगल के हिसाब से। देखो वॉल्यूम और रो का जरूरत इसमें हमें पड़ा है ना, तो ये तो ब्रैकेट में भी देख सकते हो कि v बराबर इतना रो है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब उतना समझ में आता है तो। हाँ थोड़ा जम जाता है तो सोच चूल्हा पर चढ़ा के कहीं ना कुछ रजाई में रखो उसको। चलो हो गया, मिटा दें हैं? अभी नहीं, अभी नहीं। क्या बाबू हो गया? यस सर। अब देखो हम लोग अभी क्या पढ़े कि भाई नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो mg क्या है? mg फोर्स है। और ऊपर भी हम लोग क्या लिखे हैं
कि एस कॉस थीटा लग रहा है, तो ये सरफेस टेंशन है, ये फोर्स नहीं है। फोर्स, सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन किए थे क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स अगर हमें निकालना है तो सरफेस टेंशन इंटू क्या होगा, लेंथ करना होगा ना। तो ये बेसिकली सरफेस टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन हम तो उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, फोर्स से, नहीं। तो फोर्स से करना है तो इसमें क्या करना होगा, लेंथ गुना करना होगा कि नहीं। लेंथ का मतलब क्या, जैसे ये हमारा जो ये कैपिलरीज है आर रेडियस का है, तो लेंथ का मतलब इसका आउटर बाउंड्री, यही हम लोग ड्रॉपलेट में भी निकाले थे ना। तो अगर आर रेडियस का है ये, तो इसका पूरा लंबाई कितना होना चाहिए, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस है तो कितना होगा 2 पाई आर। यानी कि ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है इस कॉलम में, जो कैपिलरी में है अंदर, यहाँ से इसको ऊपर कौन रखे हुए भाई, तो ये उसमें वेट, इसका वेट भी तो कुछ है, किसी भी लिक्विड है तो सामान्य मास तो हमेशा नीचे ही लगेगा, लेकिन इसको होल्ड कर रहा है कौन, ये कर रहा है। यानी कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, ये एमजी नीचे की ओर लगता और तब बराबर हो जाता है इसका साथ करके, होता है कि नहीं। लेकिन जितना ही नीचे लगा रहा है उतना ही ये ऊपर लगा दे रहा है, लगा दे रहा है, तभी तो अपनी जगह पे होल्ड किए हुए हैं। तो कहता है कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बराबर वेट, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो कर दो भाई, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना है 2 पाई आर और एस कॉस थीटा बराबर कितना है, ये mg है। तो mg को हम लोग एक्चुअली क्या निकाले थे, mg को क्या निकाला, अभी निकाले हैं, क्या लिखे थे, पाई आर स्क्वायर एच रो, अच्छा जी तो इधर आ गया नहीं, रो जी। अभी कुछ कटता है तो काट सकते हो भाई, पाई से पाई कटेगा, एक हाथ से एक हाथ चला जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। हमें निकालना क्या था, राइज ऑफ कैपिलरी, मतलब कितना हाइट तक जाता है ऊपर, नहीं। तो हमें उस एच को निकालना है, यानी कि एच को निकालेंगे तो बाकी इधर जो भी है बच्चा, आर बच्चा है, रो बच्चा है, जी बच्चा है, किधर होगा, इधर डिवाइड होगा कि नहीं। यानी कि अगर हम लिखें एच बराबर, तो इधर वाले को पहले लिखना होगा ऊपर 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाई इधर जो कुछ भी है सब नीचे आ जाएगा। आर रो जी, यही बचा ना, आर रो जी। अब देखो इसमें हमें हाइट जो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो एक तो पहला सरफेस टेंशन थे, हर लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होगा। थीटा है, ये थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल। हर, अभी हम लोग कल पिछले क्लास में जब भी पढ़े थे कि हर फ्लूइड का कांटेक्ट एंगल भी अलग है, किसी का 90 डिग्री से कम होगा, किसी का 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसके बेसिस पे होगा। तो जिसका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव हो जाएगा मतलब वो लिक्विड राइज करने के बजाय क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, समझ। तो किसका लिखे हो, देखो तो 90 डिग्री लिक्विड फ्लूइड कौन सा था, मरकरी था। यानी कि अभी वाटर की जगह पे अगर मरकरी ऐसा सिचुएशन में लेते हैं ना, तो उस कैपिलरी में क्या होगा, ऊपर में जाएगा, जनरल लेवल मरकरी का यहाँ पे रहेगा, लेकिन कैपिलरी में क्या होगा, उससे और थोड़ा नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस उसका थीटा क्या है 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव होने का हाइट हट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, समझ रहा है। फिर सरफेस टेंशन पे डिपेंड किया, फिर कहता है कि आर पे कैसा डिपेंड करेगा भाई, तो आर पे कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
यानी कि रेडियस अगर कम है तो हाइट ज्यादा बढ़ेगा, नहीं, इसलिए पतला, जितना पतला स्ट्रॉ होगा उतना हाइट तुम्हें आसानी से दिखेगा। मोटा पाइप होगा तो उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि रेडियस पे क्या हो गया, इन्वर्सली चल रहा है ना। रेडियस बढ़ा दोगे तो हाइट कम होगा, और रेडियस कम होगा तो हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का भी वही बात है कि डेंसिटी अगर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा हैवी लिक्विड है तो वो चढ़ेगा ऊपर, क्या नहीं चढ़ेगा। जितना हल्का लिक्विड होगा उतना ऊपर चढ़ेगा। और जी तो खैर ग्रेविटी है यहाँ पे, तो हम लोग जो निकालता है उससे पता खुद के निकलेगा हो जाता है नहीं आता था। हाँ तो तुम तो सुनो पहले, यहाँ रिजल्ट के बाद सुनो। तो लेकिन हाइट ऑफ जो लिक्विड है किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो पहला चीज किस पे होगा कि सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या होगा भाई, कांटेक्ट एंगल पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, तो इस दोनों पे कैसा डिपेंड करेगा, तो इस दोनों पे डायरेक्टली करता है। ये दोनों चीज ऊपर है ना, नहीं है, ये दोनों चीज ऊपर है। पर इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगा भाई, तो रेडियस ऑफ ट्यूब और डेंसिटी। और जी का कुछ बात नहीं है, जी तो हम अभी अर्थ में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो कुछ बतना हम इसको अभी अब थोड़े कैपिलरी को लेकर चांद पे जाएगा आदमी। हाँ, तो रो चेंज कर सकते हो भाई, अलग अलग लिक्विड डालोगे उसका रो चेंज हो जाएगा, बट जी तो उतना ही रहेगा ना। तो जी को हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं, 2/g का वैल्यू उतना, 2g का वैल्यू 9.8 to 1/4.9 ऐसा कुछ आ जाएगा 1.5। तो बेसिकली एस पे, थीटा पे, आर पे और रो पे डिपेंड करेगा। और इस पे कैसा करेगा भाई, तो इस पे इनवर्सली करेगा। चलो लिख लो इसको। नहीं मन लगा है क्या, नहीं मन लग रहा है तो बोलो। एलन मास्क पहले जेफ बेजोस था। नहीं सर, जब आपको ये लगा था ना तो वही निकाल दीजिए। जब आपसे बेजोस का क्लास में उसके बाद काट दिया गया लो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। हाँ, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम तो बताते हैं उसमें कहाँ रहता है, क्या कहता है, छल्ला उड़ाता है, उड़ाओ। चलो हो गया, मिटा दें। या घर में अगर कॉटन का धागा है, सिलता होता है ना अपना, उसको अगर पानी में तुम डुबा तो उसमें देखोगे पानी ऊपर खींचता है? तो वही कैपिलरिटी है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि उसका आर जो है बहुत कम है। सरफेस टेंशन, कांटेक्ट एंगल, इस दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, नहीं, और रेडियस पे और डेंसिटी पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो खुद से फॉर्मूला देख पता लगाना था हमें, क्या हमारा क्या काम था।
क्या मिटा रहे बाबू? Yes, sir. चलो टॉपिक डालो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चला रहा है? ऑटो स्टार्ट कर रहा है, ठंडा मार दिया होगा। कस्टमर उठा जाओ, धक्का कर देकर स्टार्ट करो। विस्कोसिटी देखो क्या है, कहता है कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हम लोग चलते हैं, चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं भाई? तो ऐसा करते हैं कि फ्रिक्शन है, इस वजह से चल पाते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कम हो गई तो हम क्या हो जाएंगे? फिसल के गिर जाएंगे, है ना? ऐसा तो फ्रिक्शन है तो लिक्विड भी फ्लो होता है। मान लो पाइप में कोई पानी फ्लो हो रहा है या कोई दूसरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है कि वो कैसे फ्लो होता है? तो कह रहा है कि उसका जो फ्लो होगा वो लेयर बाय लेयर होता है ना? पानी जब चलेगा हमें ऐसा पता थोड़े चलेगा देखने से, पर उसका जब ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोपिक या मोलिकुलर लेवल पे जब ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तब क्या होता है कि वो क्या होगा कि लेयर बाय लेयर चलता है वो, है ना? अभी कहता है कि मान लेते हैं कहीं नाली में पानी बह रहा है ना? तो नाली में पानी बह रहा है तो जो सबसे निचला लेयर होगा, है ना, सबसे निचला, ये जितना लंबा एरो है उतना ज्यादा वेलोसिटी दिखाया है, ठीक है? जितना ये छोटा एरो मतलब छोटा वेलोसिटी, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, इन सबसे बड़ा है। तो कहता है कि कहीं मान लेते नाली में पानी फ्लो हो रहा है तो सबसे निचला लेयर जो वाटर का होगा वो क्या है? वो तो जमीन के संपर्क में, नाली के संपर्क में, है ना? नहीं है। तो कहता है कि वहां पे जो फोर्स लगेगा, दो अलग तरह का मॉलिक्यूल हो गया, एक तो वाटर हुआ, दूसरा अब नाली जिस मटेरियल का बना हो, चाहे स्टील का बना हुआ हो पाइप हो, सीमेंट का बना हो, प्लास्टिक पाइप, जैसा भी हो, मटेरियल चेंज हो गया ना, तो उसके बेसिस पे कहता है कि वहां पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रोकता है, यानी कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? सबसे कम होगा, नहीं? जैसे जैसे ऊपर आएगा तो कहता है कि उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा भाई? तो टॉप लेयर पे होगा। हाँ, एयर लगाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा एयर खुद फ्लूइड है, जो फ्लो हो सकता है वो तो खुद उसके साथ फ्लो होगा। तो कहता है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगा भाई? यहाँ पे टॉप लेयर में होगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर सबसे बॉटम में वेलोसिटी अगर v है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? v प्लस डेल्टा v, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, समझ में आया? थोड़ा सा, ये जितना भी हो मतलब दोनों वेलोसिटी सेम नहीं होगा। इवन दो डिफरेंट लेयर का वेलोसिटी सेम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वाली इस लेयर का वेलोसिटी क्या है, इस लेयर का, इसका, सबका अलग अलग एरो दिखाया हुआ गया है, नहीं? तो कहता है कि दो डिफरेंट लेयर का वेलोसिटी क्या होगा? फ्लूइड के केस में सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो जब वो एक दूसरे के लेयर बाय लेयर चलेगा ना तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा, लिक्विड फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या कहलाता है? फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्रिक्शन इन फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड नहीं समझोगे, गैस भी फ्लूइड ही होता है, ठीक है ना? वो फ्लूइड चैप्टर में अच्छे से क्लियर होगा। तो सॉलिड के केस में हम लोग जो फ्रिक्शन समझते हैं
वो तो उसको फ्रिक्शन ही नाम देते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में या गैस के केस में अगर जो फ्रिक्शन होता है लेयर बाय लेयर उसमें फ्लो होने में लगता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक, अब कहता है कि विस्कोसिटी ये जो एक तरह से क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। नहीं, विस्कोसिटी क्या है भाई, फ्रिक्शन इन फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होता था कि हम जिधर फोर्स लगाते थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो खुद लग जाता था। ऐसा पढ़े थे ना कि दो तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, काइनेटिक। नहीं, रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक लग रहा है, मोशन में है तो काइनेटिक लग रहा है, स्टैटिक ज्यादा होता है, काइनेटिक कम होता है, ये सब पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, विस्कोसिटी क्या है एक्चुअली, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है। अभी सवाल है कि किस किस चीज पे डिपेंड करता होगा। तो विस्कोसिटी या इसको हम लिखते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को हम मान लेते लिखते हैं एफ से डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, है ना। तो पहला चीज है कि अगर जितना कॉन्टेक्ट एरिया है, नहीं अभी नाली पतला नाली है तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया भी क्या होगा, कम होगा। बड़ा नाली है, चौड़ा नाली, तो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो उसका मॉलिक्यूल, दो तरह का मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा उसका कॉन्टेक्ट होगा कि नहीं। तो कहते हैं कि विस्कस फोर्स, जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से उसको रोकेगा। तो पहला चीज ये है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर कहता है कि दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, तो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहता है कि dV बाई dx। सवाल है कि dV बाई dx क्या है, नहीं तो dV बाई dx लिखो या डेल्टा V बाई डेल्टा x भी लिखते हैं, समझ में ना। इसको हम ऐसा dV लिखो तो डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा, और अगर डेल्टा डाल देते हैं तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो इस चीज को बोला जाता है एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, जैसे किसी भी क्वांटिटी के नीचे टाइम है तो उसको क्या बोलते हैं, रेट। तो किसी भी क्वांटिटी के नीचे अगर डिस्टेंस है तो उसको उसका ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, आगे हम लोग जब 12th में जाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना होता है। तो जहां भी नीचे डिस्टेंस से डिवाइड हो गया वो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा, मतलब जिसको डिवाइड, जैसे वेलोसिटी को डिवाइड किया तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या, समझो कि एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में कुछ यहाँ पे हाइट है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने वाटर का एक लेयर सबसे नीचे, एक लेयर सबसे ऊपर है। तो इसका जो वेलोसिटी और इसका जो वेलोसिटी, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। यहाँ के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, इसका v है, इसका v प्लस डेल्टा, डेल्टा भी दिख रहा है ना। तो लिक्विड का भी तो कुछ हाइट है, उतना देर में हो गया। तो कितना हाइट, मतलब इतना वेलोसिटी चेंज हुआ है कितना हाइट में, तो मान लेते हैं कि ये हाइट चेंज है डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई। अगर जैसे तुम्हें लग रहा हो कि जब हम इस कोऑर्डिनेट को ऊपर ले रहे हैं तो वाई होना चाहिए, तो डेल्टा वाई लोगे, लेकिन ये डिस्टेंस ही रहेगा। नहीं, जैसे कहता है ना कि हम एक्स अगर इधर चेंज हो रहा है तो उसको एक्स लेते हैं, ऊपर की ओर चेंज हो रहा है तो हम इसे क्या लेंगे, वाई लेंगे। तो तुम्हारा मन है कि यहाँ पे डेल्टा वाई लिख दो, तो डेल्टा वाई लिख देना, उसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन वो वाई लो या एक्स लो, क्या रहेगा, वो डिस्टेंस ही रहेगा। नहीं, तो कहता है कि दो लेयर के बीच कितना गैप था और उसमें वेलोसिटी का चेंजिंग कितना हुआ, तो वही चीज क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो इस दोनों चीज पर डिपेंड करता है। और इसी को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिख दोगे भाई, तो dV बाई dx।
है, क्योंकि एकदम थोड़ा 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 इतना अचानक से तो डेल्टा भी चेंज नहीं हो जाएगा। वो क्या, हम तो केवल 2 लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये चेंजिंग तो पूरा बीच से यहाँ से लेकर के यहाँ तक होते होते आया है ना। हाँ हुआ है कि नहीं? तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखोगे हर लेयर को अगर हम ध्यान में रखते हैं कि हम छोटा छोटा चेंज कैसे हुआ, तो हम उसको लिखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी एक्स। और अगर सिंपल अगर हम पूरा चेंज की बात करें तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा जब बहुत छोटा हो जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, डी एक्स, नहीं टेंड्स टू 0 है तब की बात। पहले इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। क्या हो गया? चलो मिटा दे। यस सर। अब कहता है कि ये फोर्स 2 चीज पे डिपेंड करता है, दोनों को अगर हम साथ लिखें, दोनों को साथ अगर लिखो तो क्या लिख सकते हो भाई, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे थे, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ए लिखे थे ना, तो ए और दूसरा क्या था, डीवी बाई डी एक्स। कहीं वाई कहीं जेड कुछ भी रहेगा, जैसा उस हिसाब से लिखोगे। जब मान ले पानी चल रहा है ना भाई, तो पानी चल रहा है तो जो नली होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल फिगर होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा कि नहीं? तो हाइट को यहाँ पे कहता है कि अगर इससे अगर लेंथ ब्रेथ को अगर एक्स वाई से डिनोट कर दिए, तो पानी का जो हाइट कॉलम है उसको जेड से भी डिनोट कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ जेड दोगे, नहीं वाई से अगर डिनोट करोगे तो भाई हम तो 3 डायमेंशन में किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड मान सकते हैं ना, कैसे भी हम मान सकते हैं। तो ये होगा। अब कहता है कि यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हर प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद एक कांस्टेंट आता है ना, तो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा ये नी का, और बाकी जो कुछ भी है ऐसे ही डीवी बाई डी एक्स। और कहता है कि एक यहाँ पे निगेटिव साइन भी आता है। क्यों निगेटिव साइन क्यों आता होगा भाई? क्योंकि ये फोर्स जो है एक्चुअली क्या है भाई, विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी जो है वो क्या है एक्चुअली, फ्रिक्शन है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट लगेगा ना। पानी मान लेते हैं अगर आगे की ओर फ्लो, अगर फ्लो ऑफ वाटर इधर है तो विस्कस फोर्स किधर लग रहा होगा, उल्टा लगेगा नहीं। तो हम अगर फोर्स वाटर से फोर्स निकाले तो पॉजिटिव में होगा, और हम क्या निकाल रहे हैं, विस्कस फोर्स। एक्चुअली उसको अपोज कितना कर रहा है, तो अपोज तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ना भाई। तो ये हमारा क्या होगा, विस्कस फोर्स का डायरेक्शन होता है
तो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला इतना आ गया, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट viscous force is frictional force and act in opposite direction. क्या यही होगा ना? हाँ, चलो लिखो, अभी थोड़ा और लिखो ना। क्या हो गया? अब यहाँ पे जो सिंबल है, नहीं, इसको क्या कहते हैं भाई? ये लिख लिया नेगेटिव साइन वाला। तो इसको लिखोगे, ये तो नेगेटिव साइन वाला लिख दिए, उसके बाद लिखोगे ये जो साइन है वो साइन देकर इसको मिटा दूं। पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या लिखना है। कभी लिखोगे मीटर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको कहा क्या जाता है एंड कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं भाई? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर तुम्हें यूनिट पूछे, डायमेंशन पूछे, तो क्या करोगे भाई? इसको एक तरफ रखोगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे। क्या यूनिट डायमेंशन का इसमें बताया था ना तरीका? तो इस लाइन को लिख लो, फिर हम इसके यूनिट पे जाते हैं, डायमेंशन पे आते हैं। अब देखो, अगर इसका यूनिट खुद निकालो, निकलेगा क्या? हमें इसका डायमेंशन चाहिए, इसका यूनिट चाहिए, तो इसको एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे। क्या यही करेंगे ना? कैसे निकालोगे? तो इसको अगर एक साइड रखोगे तो ये नीचे जो है ये x के साथ गुना हो जाएगा, और a dv क्या होगा? डिवाइड होगा कि नहीं?
यानी कि इसको हम ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा f इंटू डी एक्स और नीचे क्या होगा a इंटू डी बी, क्या यही होगा ना। तो अब आते हैं यूनिट पे। तो फोर्स का जो बेसिक में पहले चलते हैं, नहीं तो फोर्स का बेसिक यूनिट क्या होगा भाई? तो बेसिक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। केजी मास एक्सेलरेशन, ये डीएक्स क्या है? डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, नहीं होगा। ये क्या है भाई? एरिया है, तो एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और ये डीबी क्या है? वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड, केजी का होगा। वेलोसिटी है तो केवल डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, क्या ऐसा नहीं होगा? तो मीटर 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 स्क्वायर कटेगा, और एक पर सेकेंड से एक पर सेकेंड वहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, इससे कटेगा ये -1 टाइम कटेगा वहाँ पे। अब बचा क्या? तो बचा ऊपर में केजी, मीटर जो कहाँ है? नीचे है, तो फिलहाल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? पर मीटर, और सेकेंड का एक इनवर्स बचा हुआ है, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड, यही हमारा यूनिट होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, नहीं। तो अगर हमें यूनिट पता चल गया तो डायमेंशन भी पता है। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा भाई? केजी के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? एम पावर कितना होगा? 1 का होगा, पहला हम लोग। लेंथ है, लेंथ पे कितना होगा? -1, और टाइम पे भी -1। यूनिट डायमेंशन हमारा निकल गया क्या? जनरल फॉर्मेट में अगर इसको लिखो तब क्या लिखते हो? मान लेते हैं फोर्स का हम क्या लिख देते हैं? न्यूटन, है ना। ये तो हमारा बेसिक फॉर्म आया। फोर्स का क्या हुआ? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या हुआ? मीटर। एरिया का क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, नहीं हुआ है? तो मीटर से मीटर जाएगा, क्या बचेगा? मीटर जाएगा, सेकेंड नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा क्या होगा? पहले प्लस वाले को लिखो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी यूनिट नहीं दिया है, तो बात वही है। तो ये ऐसा यूनिट हुआ, चलो लिख लो। क्या आ रहा है? इसलिए कैसा निकाल रहा है? हाँ, तो अपील में है ना, होली को जस्ट बाद है। अब ये तो ऐसा ही यूनिट हुआ। अब सीजीएस यूनिट क्या होगा? बुला रहा है इसका 50 कुछ होगा इसके पास। क्या नहीं हुआ अभी तक? तो हो गया तो क्या है? सीजीएस यूनिट क्या होगा बताओ? सीजीएस यूनिट क्या है भाई? तो अगर ऐसा यूनिट का फॉर्मेट अगर हम यहाँ देखते हैं तो सीजीएस यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ केजी है तो केजी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम लिख सकते हैं। सीजीएस में यही होता है ना। मीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं?
सेंटीमीटर लिखेंगे और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है सीजीएस में भी। क्या ऐसा नहीं होगा? अगर इस फॉर्मेट में हम सीजीएस लिखें तब क्या लिखेंगे? तो न्यूटन की जगह वहाँ पे क्या होता है? डाइन होता है, नहीं? न्यूटन की जगह वहाँ पे फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। तो डाइन सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो डाइन सेकेंड और मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो ये भी यूनिट हुआ। इसी को बोला जाता है पाइज। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं ना, तो उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं? पाइज। यानी बोला जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट पाइज नहीं है, सीजीएस यूनिट पाइज है। समझ में आया? सीजीएस यूनिट पाइज है। तो पाइज कहता है कि सीजीएस यूनिट है, सीजीएस और एसआई का रिलेशन क्या होता है? इसको मिटा दूं? तो कहता है कि ये जो है 1 पाइज का मतलब, ये 1 पाइज जो है ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। और एसआई यूनिट में कितना है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पाइज का मतलब 1 सीजीएस यूनिट बराबर कितना एसआई यूनिट होगा? तो कहता है कि 1 पाइज बराबर क्या होता है? तो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये भी है, 1/10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 पाइज बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, नहीं? यानी 10 सीजीएस यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, होगा ना? चलो इसको छाप लो। आज के लिए इतनी कहानी रखते हैं, कल चैप्टर को समाप्त करेंगे। ज़्यादा 2 टॉपिक बचा हुआ बस। स्टोक्स लॉ। सर। चलो हो गया तो ऐसा करिए, फिर कल मिलते हैं। क्या